हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हमारा चैप्टर चल रहा था, ठीक है। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको इस चैप्टर में एसिड बेस कंसेप्ट कराया है, जिसमें मैंने आपको तीनों ही एसिड बेस कंसेप्ट कवर कराए हैं। पहला हमने पढ़ा आरेनियस एसिड बेस कंसेप्ट, सेकंड मैंने आपको कराया ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस कंसेप्ट, और थर्ड मैंने आपको कराया था लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद मैंने आपको एसिड बेस कंसेप्ट के बाद ये बताया था कि इन तीनों ही कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी कि हमें तीनों के तीनों ही कंसेप्ट की स्टडी करनी पड़ती है। तो हमने यहां पर इसकी रिक्वायरमेंट को समझा, ठीक है। इसके बाद हमने बात की एसिड प्लस बेस की जनरल प्रॉपर्टीज की। लास्ट क्लास में हमने जनरल प्रॉपर्टीज कवर की थी एसिड और बेस की। आज हम जनरल प्रॉपर्टीज के बाद एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। यानी हम देखेंगे कि एसिड और बेस जो होते हैं हमारे, वो किस तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो देखो बेटा, प्रॉपर्टीज होती हैं दो तरह की। प्रॉपर्टीज जो हैं ये दो तरह की होती हैं। एक होती हैं हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होती हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो पहला है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी और सेकंड है केमिकल प्रॉपर्टी। सवाल ये आता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी स्टडी करने के लिए हमें किसी भी तरह के केमिकल चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यानी हम क्या कह सकते हैं, दैट देयर इज नो केमिकल चेंज। अब सवाल ये आता है कि सर केमिकल चेंज क्या होता है, किस तरह से केमिकल चेंज ना होने पे हम उसे फिजिकल प्रॉपर्टी कहेंगे। तो देखिए, केमिकल चेंज से मेरा मतलब है किसी भी तरह के बॉन्ड का, ओल्ड बॉन्ड का डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हमें देखने को नहीं मिलना चाहिए। यानी कोई भी ना तो पुराना बॉन्ड ब्रेक हो और ना ही किसी नए बॉन्ड का निर्माण हो। जो भी हमारा केमिकल कंपोजिशन है, जो भी हमारा सब्सटेंस है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए। ऐसे चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज या फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब बात करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज की कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज से हमारा मतलब उन सभी प्रॉपर्टीज से है जिनकी स्टडी के लिए हमें केमिकल चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है। यानी हमें कोई ना कोई केमिकल चेंज करना पड़ेगा। सवाल आता है दोबारा से, केमिकल चेंज का मतलब क्या है। तो केमिकल चेंज का मतलब है केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज का मतलब क्या है, केमिकल चेंज का मतलब है केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन जब भी होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि ओल्ड बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा और न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, मैंने एक रिएक्शन कराई C+O2 और यहां से हमने फॉर्मेशन किया CO2 का। तो देखिए हो क्या रहा है, ये केमिकल रिएक्शन है हमारी। इसमें क्या है कि पहले अगर हम O2 मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर की बात करें तो O2 मॉलिक्यूल में दोनों O एटम जो है, दोनों ऑक्सीजन के जो एटम है हमारे, इनके बीच ड्यूअल कोवलेंट बॉन्ड, आप देख सकते हैं यहां पर ड्यूअल कोवलेंट बॉन्ड का क्या है, फॉर्मेशन हो रखा है। लेकिन वहीं अगर हम CO2 की स्ट्रक्चर की बात करें तो CO2 में हम पाएंगे कि CO2 की स्ट्रक्चर में O डबल बॉन्ड O देखने को नहीं मिलता, बल्कि उसकी जगह पर हमें दो न्यू बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। यानी दोनों के दोनों ऑक्सीजन कार्बन के साथ ड्यूअल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ कि O दोनों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बीच जो ड्यूअल बॉन्ड प्रेजेंट था वो ब्रेक हो गया। वो हमें इस कॉम्पोजिशन में या प्रोडक्ट में देखने को नहीं मिल रहा है। प्रोडक्ट में हमें न्यू बॉन्ड्स या नए बॉन्ड का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के जो भी चेंजेस होंगे, ये सारे के सारे चेंजेस आएंगे हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो हमें पढ़ना है आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। आई होप आपको ये दोनों ही फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस।
देखिए सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो हमारे सिलेबस में दे रखी है वो है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल। अब आई होप आप सब जानते हैं कि मेटल क्या होता है, फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। मेटल हम उन सभी कंपाउंड्स को कहते हैं जो कि इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करें और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करें। जो भी सबस्टेंस इस नेचर में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा वो सभी हमारे मेटल की कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो पहली रिएक्शन हम पढ़ेंगे एसिड और बेस की मेटल्स के साथ। तो पहला हम लेते हैं इसमें रिएक्शन ऑफ एसिड। रिएक्शन ऑफ एसिड में एक काफी चर्चित रिएक्शन है हमारे पास जो हम बार बार स्टडी करते हैं, जो कई बार हमने देखी है, वो होती है रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब हम जिंक मेटल की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो यहां से क्या होता है कि ये जिंक जो है इस H2SO4 में से इस H2 को रिप्लेस कर देती है और इसकी जगह खुद आ जाती है। तो यहां से हमें जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस जो है ये सिस्टम से इवॉल्व कर जाएगी, यानी हाइड्रोजन को क्या किया, जिंक ने H2SO4 के अंदर से रिप्लेस कर दिया। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो चेंज हो गया किसमें, जिंक सल्फेट में। यहां से जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो चुका है और हाइड्रोजन गैस जो है वो सिस्टम से इवॉल्व हो गई। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जब भी हम किसी मेटल की रिएक्शन, जिंक एक मेटल है यहां पर, जब भी किसी मेटल की रिएक्शन हम एसिड के साथ कराएंगे तो ये हाइड्रोजन गैस को क्या करेगी, सिस्टम से बाहर निकाल देगी, हाइड्रोजन गैस को सिस्टम से अलग कर देगी। एक और रिएक्शन लेते हैं। देखिए हम रिएक्शन करा रहे हैं, इस बार हम रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम की। हम रिएक्शन कराएंगे मैग्नीशियम की और हमने रिएक्शन कराई HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के साथ। मैग्नीशियम की रिएक्शन करा रहे हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। देखिए यहां से क्या होगा, मैग्नीशियम की रिएक्शन जब नाइट्रिक एसिड के साथ कराई जाती है तो मैग्नीशियम भी एक मेटल है, ये क्या करेगी, एसिड से हाइड्रोजन को इवॉल्व करेगी, हाइड्रोजन को सिस्टम से अलग करेगी और इस तरह से यहां पर मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 का होल ट्वाइस का फॉर्मेशन होगा और यहां से हाइड्रोजन गैस सिस्टम से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहां पर हमें 2HNO3 मॉलिक्यूल्स काम में लेने पड़ेंगे। तो इस तरह से यहां से बना मैग्नीशियम नाइट्रेट और साथ में हमारे हाइड्रोजन गैस सिस्टम से बाहर निकल गई। तो इस तरह हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब भी हम किसी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे तो वहां से हमेशा हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, इवॉल्व करेगी, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा और जो मेटल है वो एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी और उसकी जगह खुद जुड़ जाएगी। तो पहली रिएक्शन कंप्लीट हो गई हमारी एसिड के साथ। अब हम रिएक्शन पढ़ेंगे रिएक्शन विद बेस। देखिए रिएक्शन कराते हैं हम एसिड की बेस के साथ। हम मेटल की रिएक्शन कराएंगे बेस के साथ। देखिए किस तरह से रिएक्शन होगी। हमने मेटल लिया, अगेन हम मेटल ले रहे हैं Zn, यानी हमने मेटल ली जिंक। ठीक है, और अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किसी बेस के साथ। हम ले लेते हैं NaOH या 2NaOH। तो जब जिंक की NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, यहां से हमें Na2ZnO2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, यानी कि यहां से हमें सोडियम जिंकेट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट की फॉर्म में देखने को मिलेगा। और साथ में अब देखिए क्या हुआ, यहां से जिंक पूरा का पूरा जिंक चला गया, 2Na यहां हमारे पास क्या है 2O, तो 2O बच गए, 2O चले गए और बचा हमारे पास क्या, केवल हाइड्रोजन। तो यहां से सिस्टम से हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, इवॉल्व हो जाएगी।
तो ये रिएक्शन थी हमारी मेटल की बेस के साथ। अब देखिए मेटल की बेस के साथ रिएक्शन में जानने वाला पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट क्या है कि सभी मेटल, जितनी भी मेटल हमारे पास हैं, वो सभी बेस के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को सिस्टम से इवॉल्व नहीं करती हैं, जबकि सारी की सारी मेटल की रिएक्शन जब हम एसिड के साथ कराएंगे तो स्वाभाविक सी बात है वहां से हमेशा हमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती नजर आएगी, यानी हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगी। वापस से रिपीट करता हूं, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सारे के सारे जो बेस हैं ये मेटल के साथ रिएक्ट करके हमेशा हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे। कुछ एक ही बेस हैं जो मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, जबकि सारे के सारे एसिड जो हैं वो मेटल से जब भी रिएक्ट करेंगे तो हमेशा हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी उसकी ओर। अब हम बात करेंगे मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स के बारे में। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड। देखिए मेटल ऑक्साइड का मतलब है कि जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगी उसे तो कहते हैं मेटल ऑक्साइड, और जब कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसे हम कहते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूं, मैंने मेटल ले ली Cu, इसकी रिएक्शन करा रहा हूं O2 के साथ, यहां से बनेगा CuO। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहां हाफ लग जाएगा, ये बना हमारे पास कॉपर ऑक्साइड। जबकि हम बात करें नॉन मेटल की, कार्बन की रिएक्शन कराई O2 के साथ, यहां से फॉर्मेशन हुआ CO2। तो CO2 जो है हमारा ये एक नॉन मेटल ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे मेटल ऑक्साइड हैं और ये हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड हैं। अब हम बात करेंगे कि मेटल ऑक्साइड का नेचर किस तरह का होता है और नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर किस तरह का होता है। तो देखिए हमेशा आपको याद रखना है जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं सारे के सारे मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल बेसिक नेचर के देखने को मिलेंगे। कुछ एक मेटल ऑक्साइड ऐसे होंगे जो कि हमें दोनों ही तरह का नेचर शो करेंगे, यानी एसिडिक नेचर भी दिखाएंगे और बेसिक नेचर भी दिखाएंगे, लेकिन उनके अलावा मैक्सिमम जो हमारे मेटल ऑक्साइड हैं वो हमेशा बेसिक कैरेक्टर शो करेंगे। अब हम बात करें नॉन मेटल ऑक्साइड की, तो आपको याद रखना है जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं ये सारे के सारे एसिडिक नेचर शो करते हैं, अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अब हमने इस बात को कहा कि ये बेसिक है और ये एसिडिक है। आप कहेंगे सर प्रूफ कीजिए, हम तो कैसे माने कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होंगे और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होंगे। तो अब हम बात करेंगे उसकी। देखिए हमने क्या किया, हमने जब एक मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन, जब हमने एक मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ कराई तो हमें क्या देखने को मिला कि हमें प्रोडक्ट में, ये हमारा मेटल ऑक्साइड है और ये हमारा क्या है, ये हमारा एसिड है। तो जब हमने मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ कराई तो यहां से क्या हुआ, देखिए यहां से हमें CuCl2 प्लस H2O का फॉर्मेशन हुआ, और CuCl2 क्या है, CaCl2 एक हमारा सॉल्ट है, ये बन गया वाटर, और साथ में हमें कुछ अमाउंट में हीट का फॉर्मेशन भी देखने को मिला। और ये कब पॉसिबल है, ये हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कब करेगी, जब वो खुद क्या होगी, एक बेस होगी। ये बात हम सीख चुके हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। ये मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अच्छे से समझाया था कि एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो बात आ गई कि सर मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होंगे, कैसे पता चला, हमने रिएक्शन कराई एसिड के साथ और जब प्रोडक्ट में हमें क्या मिला, सॉल्ट एंड वाटर, तो हमने कहा कि ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। और ये तभी संभव है जब एक मेटल ऑक्साइड कैसे कैरेक्टर का हो, बेस हो, यानी कि ये बेसिक नेचर शो करे। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड जो हैं मोस्ट ऑफ ऑल क्या होंगे, हमारे बेसिक नेचर के होंगे। अब हम बात करेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड के बारे में कि नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं। मैंने आपको बताया कि सारे के सारे नॉन मेटल ऑक्साइड जो हैं ये हमारे एसिडिक नेचर के होते हैं। आइए एक बार प्रूफ करते हैं। मैं रिएक्शन कराता हूं CO2 की, मैंने रिएक्शन कराई CO2 की, और मैं ये रिएक्शन कराता हूं
H2O के साथ CO2 की रिएक्शन करा रहा हूं H2O के साथ, या H2O को रहने देते हैं, हम CO2 की रिएक्शन कराते हैं। यहां पर ये हमारा एसिडिक नेचर शो करने वाला कंपाउंड है, हम कोई बेस ले लेते हैं, यहां हमने ले लिया मान के चलिए कैल्शियम ऑक्साइड की, CO2 की रिएक्शन करा रहे हैं और हम ले लेते हैं यहां पे CO2 के साथ, CO2 की रिएक्शन करानी है, ये हमारा क्या है, एक नॉन मेटल है, हमें फॉर्मेशन करना है सॉल्ट एंड वाटर का, तो हम रिएक्शन कराएंगे CO2 कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे हम यहां ले लेते हैं, मान के चलिए मैंने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और हमने रिएक्शन कराई CO2 की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब ये तो हम जानते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक बेस है। जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो यहां से कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है, देखिए Ca, एक Ca इधर हो जाएगा, ये आपका CO2 और एक वो हमने यहां से लिया बना दिया CO3 और H2O का क्या हो गया फॉर्मेशन, प्लस हमें कुछ अमाउंट में हीट भी देखने को मिली। तो वापस से समझिए क्या हुआ, हमने रिएक्शन कराई CO2 की, हम अभी नहीं जानते ये कैसे नेचर का है, हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं बेस के साथ, बेस हमने ले लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम CO2 की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और उसके साथ वाटर देखने को मिलता है, और हम इस बात को जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो है ये एक सॉल्ट है और H2 हमारा वाटर है ही। इसका मतलब ये कब पॉसिबल है, जब एक बेस की रिएक्शन किसके साथ कराई गई हो, किसी ना किसी एसिड के साथ। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जो भी कंपाउंड हमारे हैं, कौन से, नॉन मेटल ऑक्साइड, ये सारे के सारे हमें एसिडिक नेचर शो करेंगे, सारे के सारे अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कुछ यूजेस एसिड और बेस की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा यूजेस ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट कर लेते हैं इसको, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, देखिए बात करेंगे, हम बात करेंगे यूजेज ऑफ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ एसिड, कि एसिड जो हैं इनके क्या क्या यूज होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा एसिड होते हैं दो तरह के। कितने तरह के? दो तरह के। एक होते हैं हमारे मिनरल एसिड और एक होते हैं हमारे ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, एक है हमारे मिनरल एसिड और एक है हमारे ऑर्गेनिक एसिड। आप पूछेंगे सर मिनरल एसिड क्या होते हैं? देखिए मिनरल एसिड हम ऐसे एसिड्स को कहेंगे जिनमें कोई ना कोई मिनरल प्रेजेंट हो, हमें कोई ना कोई मिनरल देखने को मिले। जैसे हम बात करेंगे HNO3 की, हम बात करेंगे HCl की, हम बात करेंगे H2SO4 की। तो HNO3, HCl और H2SO4 जो हैं ये हमारे मिनरल एसिड की कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन से मिनरल हैं इनमें? देखिए इसमें नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट आयन एक मिनरल की फॉर्म में होता है। इधर हमें Cl- आयन मिनरल देखने को मिल रहा है और इधर हमें SO4-2 आयन जो है ये भी हमारा एक मिनरल होता है। तो इन मिनरल्स से मिलकर जो एसिड बने हैं वो सभी आएंगे हमारे मिनरल एसिड की कैटेगरी में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिक एसिड की, कि ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं। देखिए ऑर्गेनिक एसिड में कौन आएगा? ऑर्गेनिक एसिड में ऐसे एसिड आएंगे जो कि हमारे क्या हैं, जो कि हमें किसी ना किसी या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त हो, कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा जहां से हमें जो एसिड प्राप्त होंगे वो सभी आएंगे हमारे ऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में दोनों ही चीजें आती हैं, हमारे पास प्लांट्स भी आते हैं और हमारे पास एनिमल्स भी आते हैं। ठीक है, तो इनसे जो हमें एसिड मिलने वाले हैं वो सभी किसकी कैटेगरी में आएंगे? ऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में आएंगे। जैसे मैं आपसे बात करूं, हमने पढ़ा है फॉर्मिक एसिड, एक एसिड होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है HCOOH।
अब जो फॉर्मिक एसिड है ये हमें मिलता है कहां से? ये हमें मिलता है रेड एंट से। जो लाल चींटी होती है उसका जो स्टिंग होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है, और ये जो रेड आंट है इसको हम लैटिन में क्या बोलते हैं? फॉर्मिका, इसे बोला जाता है फॉर्मिका। तो फॉर्मिका वर्ड से हमने डेवलप किया फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? पहला एसिड हो गया, सोर्स है हमारा रेड एंट। तो ये फॉर्मिक एसिड किसकी कैटेगरी में आएगा? एक ऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में आएगा। ऐसे ही चलते हैं आगे, बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा लैक्टिक एसिड। हम बात कर रहे हैं लैक्टिक एसिड की। लैक्टिक एसिड जो है ये हमें मिल्क से मिलता है। किससे? मिल्क से। और हम सभी जानते हैं कि मिल्क जो है ये हमें किसी ना किसी एनिमल से मिलेगा, और एनिमल से जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें प्रेजेंट एसिड है, तो ये एसिड कैसा हो गया? ये भी हमारा एक ऑर्गेनिक एसिड हो गया। आगे हम बात करेंगे। देखिए अगर हम बात करें इससे आगे चलें, हमारे पास आता है CH3COOH। इसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड, और ये हमें प्राप्त होता है विनेगर से। विनेगर यानी सिरका, तो सिरका से हमें प्राप्त होता है एसिटिक एसिड। तो ये भी हमारा क्या है? एक ऑर्गेनिक एसिड हो गया। तो इस तरह से और भी कई एसिड हैं। टार्टरिक एसिड है जो इमली में देखने को मिलता है, एस्कॉर्बिक एसिड है जो आपको पालक में मिलेगा, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड है, तो कई तरह के एसिड हैं। ऑक्सैलिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड हो गया। ये सारे के सारे एसिड जो हैं ये हमें कहां से मिलेंगे? ये किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें मिलेंगे, यानी कि या तो किसी प्लांट से मिलेंगे या किसी एनिमल से। तो किसकी कैटेगरी में आएंगे? ये सारे के सारे हमारे आएंगे ऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड, या ये जो एसिड हैं हमारे, जिसमें दोनों ही आ गए, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड, इनके क्या क्या यूजेस हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए तो यूजेस ऑफ एसिड में सबसे पहला आता है हमारा H2SO4। इसे आप सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे हम किस नाम से? सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम किंग ऑफ एसिड कहते हैं। किंग ऑफ एसिड यानी अम्लों का राजा। हिंदी में कहें तो अम्लराज भी इसे कहा जाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है। इसका यूज कहां है? देखिए H2SO4 जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है हमारे घरों में काम आने वाली बैटरीज। हमारे घरों में हम जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो बैटरीज यूज करते हैं, उन बैटरीज में जो एसिड फिल होता है वो होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नेक्स्ट बात करें हम, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एसिड कौन सा है जो हमारे काफी काम आता है, तो हम बात करेंगे HNO3 की, ठीक है। इसे कहा जाता है नाइट्रिक एसिड, इसे हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं। और देखिए यहां पर इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ये हमारे प्लांट्स में, ये हमारी फसल में, खेती में काफी काम आते हैं। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो हैं इनका यूज किया जाता है फर्टिलाइजर्स बनाने में, फर्टिलाइजर्स बनाने में, और साथ में जो हमारे विस्फोटक पदार्थ होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा हो गया TNT या और भी हमारे जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं उनको बनाने में भी हम HNO3 को यूज करते हैं। अब आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्वारेजिया। देखिए एक्वारेजिया क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आया है बोर्ड में। तीसरा है हमारा एक्वारेजिया, इसे हम अम्लराज भी कहते हैं, सॉरी अम्लराज नहीं, हम बात करेंगे एक्वारेजिया की, ठीक है। तो एक्वारेजिया जो है हमारा ये किस काम में आता है, क्या होता है? देखिए दो एसिड हैं हमारे पास, एक ले रहे हैं हम HCl और एक ले रहे हैं HNO3। तो जब हम HCl और HNO3 को 3:1 में ऐड करेंगे तो जो सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेगा या जो मिक्सचर हमें देखने को मिलेगा इसे ही हम नाम देते हैं एक्वारेजिया। और इसका जो यूज है, जो भी हमारी ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी जो है उसको साफ करने में, यानी हमारे पास जो सिल्वर है या जो गोल्ड है,
इनसे मिलकर जो ज्वेलरी बनती है वो कुछ समय के बाद या लंबे समय के बाद क्या होती है, काले रंग की हो जाती है या उस पर कुछ गंदगी इकट्ठी होने लग जाती है। तो उसे क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस एक्वा रेजिया सॉल्यूशन को काम में लेते हैं। इसी तरह हमारे जो बोरोसिल फ्लास्क होते हैं जो हमारे लेबोरेटरी में यूज आते हैं, यूज होते होते वो काफी गंदे हो जाते हैं, उन्हें साफ करने के लिए भी हम एक्वा रेजिया का यूज करते हैं। तो ये हो गए हमारे यूजेस ऑफ एसिड। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे जो है हमारा वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा देखिए, आज की क्लास में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की, हमने एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, जिसमें हमने मेटल के साथ रिएक्शन पढ़ी। मेटल में हमने देखा कि मेटल जो है एसिड और बेस से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को सिस्टम से इवॉल्व कर रही है। उसके बाद हमने मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात की कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं हमारे ये बेसिक कैरेक्टर के होते हैं, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं हमारे ये सारे के सारे नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। उसके आगे हमने बात की यूजेस ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट की, जिसमें हमने आज कवर किया है यूजेस ऑफ एसिड। यूजेस ऑफ एसिड में हमने 3 एसिड लिए। पहला है हमारा H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं किंग ऑफ एसिड। नेक्स्ट आता है हमारा HNO3 जो हमने अभी डिस्कस किया था, जिसे हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड, और जिसका यूज करते हैं फर्टिलाइजर और विस्फोटक सामग्री बनाने में। और तीसरा हमने पढ़ा एक्वा रेजिया, जिसका जो होता है हमारा HCl और HNO3 का 3:1 का सॉल्यूशन। इसका यूज हम करते हैं जो हमारी ज्वेलरी है सिल्वर और गोल्ड की बनी हुई, उसकी गंदगी को साफ करने में। तो आई होप ये वीडियो आज का आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो धन्यवाद।